औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं सूरत अल बकरा को। ठीक है, सूरत अल बकरा में हम देख रहे हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला से हिदायत चाहिए, जो कि हमने दुआ मांगी थी, कहा सूरत अल फातिहा में अल्लाह ताला से हमने दुआ मांगी कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखाए भी और सीधे सीधे रास्ते पर चलाए भी, और वहां पे हमें रखें कायम कि हम सीधे रास्ते पर ही रहें। तो अब अल्लाह ताला ने फिर क्या किया कि अल्लाह ताला अब हमें बता रहा है कि हदायत जो है आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है जी कि आपने हदायत चाहिए आपको, तो आपको कुछ क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आनी पड़ेंगी। ठीक है जी, क्वालिटी नंबर वन क्या थी जी? व्हाट वाज द फर्स्ट क्वालिटी जी हरम? परहेजगारी यानी गुनाहों से बचना। ये ख्वाहिश हो ना कि आप गुनाहों से बचना चाह रहे हैं, आप बचना चाह रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं किस चीज के बारे में कि सही क्या है और गलत क्या है, आप जानना चाहते हैं। जब आपके अंदर ख्वाहिश ही नहीं होगी, आप कह रहे हैं कि बस ठीक है जो चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, हम कहें कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने बाहर निकलते हुए अपने आप को कवर किया, अपने ड्रेस को सही तरह से, मतलब सही तरह कैरी किया या नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मैं अगर झूठ बोल दूंगी थोड़ा सा तो? ठीक है, तो ये इस किस्म का जो एटीट्यूड होगा वो उसके लिए फिर उसको हिदायत नहीं मिल सकती है। तो ये फर्स्ट वन कि आप वाकई ही में चाह रहे हैं कि आपको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, किसी चीज से आप सबने बचना है, कौन सा काम है जो आपको करने की परमिशन है और आप कर सकते हैं। अच्छा जी, कल हमने देखा था दूसरी दूसरी क्वालिटी क्या थी, सेकंड क्वालिटी क्या थी जी हादिया? गईब। गईब? गईब क्या? गईब तो वो चीज होती है जो हमें ना नजर आती है ना सुनाई, जो हमारी सेंसेस में नहीं आती है। गईब का क्या? जी हरम? मुझे गैप पर ईमान। गैब पर ईमान लाना है आपने। ठीक है ना, अब जैसे हमने कहा कि फरिश्तों पर ईमान, अब दूसरा कोई बंदा कहेगा, कोई गैर मुस्लिम होगा, उसको हम कहेंगे कि तुम ईमान लाओ, तो वो कहेगा लो, वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं कैसे बिलीव करूं? बिलीव करना ना, अक्सर हम ये कहते हैं ना, कोई बात हमें कोई बताता है तो हम कहते हैं मैं कैसे बिलीव कर लूं कि तुमने सही कहा है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि जी आपने गैब पर ईमान लाना है, यानी जो भी आपकी फाइव सेंसेस से चीज आप, जिस चीज का नॉलेज आपको नहीं मिल सकता, जैसे फरिश्ते हैं, ठीक, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की सिफात है, जन्नात है, आने वाला कल है, जो गुजर गई हैं बातें बहुत सी, रसूल और पैगंबर गुजर के गए हैं। अब हम कहेंगे जी मुझे क्या पता वो आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन वो भी गैब में हो गए ना, मतलब उनको हमने नहीं देखा, उनसे हम नहीं मिले, उनसे हमने बात नहीं की है, तो लेकिन फिर भी हमने उन पर ईमान लाना है कि हाँ वो आए थे वो लोग इस दुनिया में, और अल्लाह ताला के दीन की तरफ उन्होंने लोगों को बुलाया था। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी है हमारे पास आ गई क्या? वयुकीमून सलाता, युकीमून कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, यानी सिर्फ नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज को कायम करते हैं। ये कायम करने से क्या मुराद है? किसी के जहन में अगर कोई बात हो, कायम करना, हम तो नमाज कायम तो नहीं करते, हम तो नमाज पढ़ते हैं, तो ये कायम करने से क्या मुराद है जी हरम? मैम जी यानी नमाज में जो अल्लाह ताला की तारीफें की गई हैं और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उन पर अमल करना। नमाज में अल्लाह ताला की कौन सी, नमाज तो हमारे पास एक अल्लाह ताला की हम तारीफ करते हैं, तो तारीफ पे हम अमल कैसे कर सकते हैं? और दूसरे हम नमाज में दुआ मांगते हैं। नमाज दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, ठीक है, और दूसरी हम नमाजों में ज्यादातर अपने लिए दुआएं मांगते हैं। रुकू में जाते हैं,
अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, रुकू से वापस उठते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं, सजदे में जाते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, सजदे से उठ के बैठते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वर्जुकनी। दूसरे सजदे में जाते हैं, और फिर तशहद में है ही सारी दुआएं, अपने लिए हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं, दुरूद सलाम भेजते हैं, ये नमाज है। ठीक है। तो नमाज कायम करने से क्या मुराद है? नमाज कायम करना। हम्म। और किसी के जहन में? नमाज कायम करने का मतलब। हम्म। नमाज पढ़ने और कायम करने में क्या है कि पूरे आपका जो सोसाइटी है उसमें आप नमाज का एक इस्टेब्लिश किया जाए, एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है। सही। और इसके अलावा क्या है कि आप किसी भी हालत में, है ना, नमाज तो हमें माफ नहीं है, जंग की हालत में भी माफ नहीं है नमाज तो आप चाहे बीमार हैं चाहे आप सेहतमंद हैं, नमाज आपने पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है। और नमाज कायम करने का क्या मतलब है कि नमाज को उसके फराइज और वाजिबात के साथ, नमाज शुरू करने से पहले हमने कुछ अपने लिबास का ख्याल रखें, लिबास को अपना साफ सुथरा रखें। ऐसा नहीं है कि लिबास हमारा जो है वो गंदा हो और हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं। वजू करें अच्छे तरीके से, वजू करना भी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद सही तरीके से वजू करें, सही तरीके से आप नमाज पर वो अपने लिबास को प्रॉपरली अरेंज करें कि आपको लिबास में आपने क्या चीज़ कवर करनी है। अपनी सर कवर करना है हमने औरतों के लिए, पूरी बॉडी को हमने कवर करना है, सही तरह से कवर्ड है, लिबास हमारा साफ सुथरा है, जगह जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नमाज वो साफ है। ठीक है। ये भी नहीं है कि जगह गंदी है तो जब वहां पे आप नमाज पढ़ने लग पड़े। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि वक्त की पाबंदी के साथ। अब ऐसा भी नहीं है कि अच्छा अजान हो गई है चलो थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, और थोड़ी देर बाद करते करते वो क्या होता है कि नमाज का टाइम आखिरकार खत्म होने पे आ जाता है, और तब एकदम उठ के भागम भाग हम बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है। सही तरीके से उसको प्रॉपरली तरीके से आप रुकू में जाएं तो थोड़ी देर रुकें वहां पे रुकू में, ये नहीं कि बस गए और वापस आ गए, सजदे में भी बस गए और वापस आ गए, नहीं, प्रॉपर तरीके से बैठें, अच्छे तरीके से तिलावत करें, और उसके टाइम पर पढ़े, नमाज के टाइम गुजार के ना पढ़े। ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप नमाज जब कायम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई ना, पांच पांच नमाजें हैं जो कि हमने पढ़नी होती है दिन में, एक नमाज तो पढ़नी नहीं होती। तो पांचों नमाजों के लिए बाकायदा आप अपनी रूटीन बनाएं, आप अपनी जिंदगी की जितनी भी रूटीन है ना उसको इस तरह सेट करें कि वो नमाजों का टाइम डिस्टर्ब ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो आपके लिए नमाज होनी चाहिए, कि मेरा नमाज का टाइम डिस्टर्ब नहीं हो, बाकी काम आगे पीछे कर लें, बाकी काम आगे पीछे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद हम पूरा इसका एक सिस्टम जो है वो करें, अपनी सोसाइटी में बनाएं। ठीक है। हम औरतों ने तो घर में पढ़नी होती है, बंदे जब मर्द लोग हैं उन्होंने जाहिर है बाहर मस्जिद में जाके पढ़ना, और उनको हुक्म भी यही है कि मस्जिद में जाके पढ़ने का उनको ज्यादा सवाब है, तो मस्जिद में जाके मस्ट पढ़ें, और उससे फिर वो एक पूरा सिस्टम जो है वो नमाज का कायम हो जाता है। तो ये है नमाज कायम करना। इसीलिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि नमाज नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं। आप पढ़ें अपने साथ बाकियों को करें, इस तरफ लेकर आए कि वो नमाज पढ़ें और उनको करें, नसीहत करें। ठीक है। तो पहली आ गई हमारे पास, बचना है आपने, जो बचना चाहता है, परहेजगारी से मुराद जो बचना चाहता है। दूसरा, गैब पर ईमान, गैब यानी जो आपने नहीं देखा और अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ये है तो वो है। और तीसरा, नमाज को कायम करना, और कल इंशाल्लाह फिर हम चौथा करेंगे। ठीक है। चौथी क्वालिटी हम करेंगे। अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे?
हाँ, आज हमारी थोड़ी सी रीडिंग रहती है। कल वाली वो पहले रीडिंग हम देख लें। बॉडी ऑफ वाटर, और बॉडी ऑफ वाटर में हमने कहाँ तक किया था? लेक्स तक किया था। ठीक है जी, पॉन्ड्स से हमने पढ़ना शुरू करना है। जी हरम, आज आपके साथ शेयर हो रही है स्क्रीन? हरम किधर गई? हरम भी गायब हो गई। हाँ जी एमल। Ponds are smaller than lakes. They are हम्म also bodies of still water surrounded by land. हम्म Ponds are often shallower than lakes. This means sunlight can reach the bottom. This allows many plants to grow all the way across the pond. Lakes and ponds are important for local eco- इकोसिस्टम, ecos- इकोसिस्टम। हम्म the- they support many types of plants and animals. हम्म हाँ जी जी, पॉन्ड्स के बारे में उन्होंने क्या बताया कि ये लेक से छोटे होते हैं। छोटे यानी एरिया होता है पानी का जिसके इर्द गिर्द लैंड होती है, और कम गहरे होते हैं। शैलोअर, शैलोअर का मतलब है कि इतनी गहराई उनकी ज्यादा नहीं होती है लेक्स के मुकाबले में, तो इस वजह से सनलाइट जो है वो उनकी तह तक, बॉटम तक जा पहुंच सकती है। इसीलिए पॉन्ड्स जो है उसमें बहुत से प्लांट्स भी उगाते हैं। और इसके अलावा लेक्स और पॉन्ड्स जो है वो हमारा लोकल इकोसिस्टम जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम इज लाइक अ बिग नेबरहुड where living things and their environment work together। तो हमारा इकोसिस्टम क्या बन रहा है जी? एक पूरे हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, लिविंग थिंग्स। अब हम भी लिविंग थिंग्स हैं, हमारे साथ और भी बड़ी लिविंग थिंग्स हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम में आ रही हैं। ठीक है, और हमारी एनवायरनमेंट, और ये सारी चीजें मिलकर हमारे लिए काम, मतलब एक पूरा एक वो सिस्टम एक बन जाता है। प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स भी हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं। और ये सारे मिलके हमारे पास जो है इकोसिस्टम बनाते हैं। ये मैंने कहा चलें थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम के लिए, लोकल इकोसिस्टम के लिए, यानी जहाँ वो पॉन्ड मौजूद है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं लेक्स और पॉन्ड्स, क्योंकि बहुत सा उनमें आपको प्लांट्स भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं। अच्छा जी, दे सपोर्ट मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी। जी हरम, आपको नजर आ रहा है पेज आज के नहीं? मैम जी आ रहा है। अच्छा, हरम है, इमल ने पढ़ लिया है, और उसके बाद हादिया ने पढ़ना है। ठीक है, चलें जी। हरम, हरम और हरम के साथ किरण है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, अदर वाटर बॉडीज। हाँ जी, तो फर्स्ट टू वाटर बॉडीज जो है वो हरम आप रीड कर दें। जी हरम। ग्लेशियर्स एंड, Glaciers and ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स एंड आइस glaciers, कैप्स। हम्म glaciers and ice caps. हम्म These are hung ह्यूज, mass of ice. ह्यूज, हंग नहीं है, ह्यूज है। एन तो उसमें है ही नहीं। ह्यूज मासेस ऑफ आइस। Huge masses of ice. They are हम्म formed from फॉर्म्ड, फॉर्म्ड, com- कॉम्पैक्टेड। formed from compacted snow over हम्म many years. हम्म Glaciers move very slowly. हम्म They are the हम्म largest freshwater हम्म rivers on Earth. रिजर्व्स, रिजर्व्स एस पहले आ रहा है, रिजर्व्स। Reserves. ऑन अर्थ। चले अगला जी, वेटलैंड्स, वेट लैंड्स। ये भी पढ़ूं? जी हर, जी जी। These are areas where water covers the soil. These happens all the time. हैपन्स, हैपन्स, एस बाद में है, हैपन्स।
happens early time or for long periods. हम्म। Examples इंक्लूड include स्वैम्प्स, swamps, मार्शेस marshes, एंड and बॉग्स। bogs. हम्म। Wetlands वेटलैंड, are important. Wetlands are important for फॉर फिल्टरिंग। filtering water. They हम्म। also provides homes for यूनिक, unequal, यूनिक, unique यूनिक। wild हम्म। वाइल्ड लाइफ। wildlife. हम्म। हाँ जी, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स आपके पास क्या है? ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ह्यूज, बहुत बड़े मैसेस ऑफ आइस, बर्फ के, आप कह लें कि जमे हुए टुकड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं। और दे फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्पैक्टेड स्नो ओवर मेनी इयर्स, यानी स्नो पढ़ पढ़ के एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर स्नो की जमती जाती है, और वो फिर आपके पास ग्लेशियर्स या आइस कैप्स बन जाती हैं। और ये ग्लेशियर जो है ये मूव भी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है जी, ये फ्रेश वाटर का रिजर्व है। रिजर्व मीन जखीरा, जमीन पर फ्रेश वाटर जो है ना उसका ये बहुत बड़ा जखीरा होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या है जी? वाटर जो है वो सॉइल को कवर कर लेता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं होते, बहुत ऊपर मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर एक लेयर आ जाती है पानी की। अ, या तो वो हमेशा, मतलब ऑल द टाइम ये रहता है, या काफी लंबे अरसे के लिए ये वेटलैंड्स होती हैं। वेटलैंड्स में आपके पास आती हैं स्वैम्स। स्वैम्स जिसको उर्दू में हम कहते हैं दलदल। दलदल देखी है कभी किसी ने? ठीक है, दलदल का एरिया जिसको हम कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा दूसरा हमें क्या दिया हुआ है जी? मार्शेस। मार्शेस का मीनिंग देख लेते हैं। दलदली जमीन, वही जिसमें पानी इकट्ठा का हो जाए। ऑलमोस्ट एक ही मतलब होगा तीनों का। और बॉग्स, ये भी वेटलैंड है। ये देखें, जैसे अब ये वेटलैंड कैसी है कि ये पानी, और पानी के ऊपर जो वो प्लांट उग गए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक काइंड ऑफ वेटलैंड है। वेटलैंड, वेट मीन गीली, और लैंड मीन जमीन, गीली जमीन, यानी जिसके ऊपर पानी की एक लेयर सी आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द आपके पास वेटलैंड। अच्छा, उसके बाद है जी Estuaries. एस्टरीज। एस्टरीज आपके पास क्या है, ये थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद लास्ट वाला पोर्शन जो है वो आदिया पढ़ लेगी। दीज आर द प्लेसेस वेयर अ रिवर मीट्स द सी। रिवर और सी आपस में जब मिलते हैं तो ये आपके पास एस्टोरीज, एस्टोरीज आपके पास है। ये हमने पीछे एक वीडियो में भी देखी थी। फ्रेश वाटर मिक्सेस विद द सॉल्ट वाटर। Estuaries are very rich in nutrients. They are important nurseries for many fish and shellfish. ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है वो आपके पास एस्टरीज होती हैं। और नर्सरीज मीन कि वहाँ पे फिश और स्टार फिश जो है वो फलती फूलती हैं, उनकी नशो नुमा होती है। तो वो बहुत, क्योंकि एस्टरीज जो है उनमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गई कैनाल्स। कैनाल्स मीन नहरें जो होती हैं। दीज आर आर्टिफिशियल वाटरवेज बिल्ट बाय द पीपल। बहुत सी नहरें हम लोगों ने भी बनाई हुई हैं, हमारे मुल्क में बहुत सी नहरें बहती हैं। दे आर यूज्ड फॉर। हाँ जी, मेरा साइन आउट हो गया था। तो हमने लास्ट में पढ़ा रेजरवायर के बारे में। रेजरवायर के बारे में हो गया था। आप लोगों को आवाज मेरी आ गई थी या नहीं? जी, आवाज मेरी आ गई थी या नहीं, ताकि फिर हम आगे चलें। अच्छा जी, रेजरवायर्स का। रेजरवायर आपके पास क्या है जी? आर्टिफिशियल लेक्स।
जैसे हम डैम बनाते हैं तो उसके साथ, डैम बनाते हैं हम किसी भी रिवर पर, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि वो एक लेक साथ उसके बना लेते हैं, आर्टिफिशियल लेक ना खुद हम बनाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जितने डैम्स हैं उनके सबके साथ एक लेक पाई जाती है। यानी पानी को हम इकट्ठा करते हैं ना, पानी का जखीरा हम इकट्ठा करते हैं, और वो किस किस शक्ल में इकट्ठा कर लेते हैं, आर्टिफिशियल लेक की शक्ल में। और किस लिए वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग, या तो उसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिवर से लिया जाता है और रिवर का फ्रेश वाटर होता है। या हम उसे इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी बिजली बनाने के लिए, या इरिगेशन या ज़राअत के लिए, फसलों को पानी देने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बॉडीज, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वाटर बॉडीज की। हादिया, आपने ये बेटे रीड करना है। Water bodies are essential for life on Earth. Habitat. They provide homes for countless species of स्पीशीज, plants and species स्पीशीज। of, of plants and animals. Water हम्म। supply. Rivers, lakes, and रेजर्वायर्स, रेजर्वायर्स, reservoirs are major sources सोर्सेज। of drinking water for humans. हम्म। Climate regulation. हम्म। Oceans help regulate Earth's climate. They absorb heat and carbon dioxide. हम्म। Transportation. हम्म। River and ocean have been used for travel and trade for thousands of years. Recreation. Many people enjoy activities like swimming, bathing, बोटिंग। boating and fishing in water bodies. हम्म। Protecting our water bodies is very important. This helps keep our प्लेनेट, planet healthy for everyone. एवरीवन, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस क्या है वाटर बॉडीज की, हैबिटाट, हैबिटाट मीन घर। हैबिटाट हमारे पास होता है नेचुरल, एक किसी की नेचुरल रहने की जगह, ठीक है, कुदरती ठिकाना। जैसे लॉयन जो है उसका हैबिटाट क्या है, लॉयन का हैबिटाट क्या है, अल्लाह ताला ने उसको कहाँ पैदा किया, शेर को। जी, जी हरम। जंगल में। जंगल में, तो हम उसको लाके बेचारे को इधर शहरों में रख लेते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो वो क्या करेगा बेचारा, ठीक है ना। तो ये जो नेचुरली जहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया होता है ना, उस एनवायरनमेंट के लिहाज से उसको पैदा किया हुआ होता है। हम लोग जो है वो उनको उठा के इधर से उधर, उधर से इधर जो है बेचारों को खराब कर देते हैं। तो हैबिटाट में जहाँ पे हकीकतन वो पैदा होते हैं, अल्लाह ताला ने जिस जगह के लिए उनको पैदा किया गया है। तो दे प्रोवाइड होम्स फॉर काउंटलेस स्पीशीज ऑफ प्लांट, पानी में बहुत से प्लांट्स भी उगते हैं, बहुत से एनिमल्स भी होते हैं। वाटर सप्लाई है, लेक्स, रिवर्स और रेजरवॉयर्स जो हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हमें पीने का पानी वहीं से मिलता है। क्लाइमेट रेगुलेशन है, हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, यानी उसको उसमें कायदगी लेकर आते हैं, उसमें बेकायदगी नहीं होती। और किस तरह हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को। ट्रांसपोर्टेशन, ओशंस और रिवर्स को हम ट्रेवलिंग के लिए भी यूज करते हैं, ट्रेड के लिए भी यूज करते हैं, शिप्स जाते हैं, कार्गो शिप्स भी जाते हैं, जो मुसाफिरों के शिप्स हैं वो भी जाते हैं। रिक्रिएशन यानी इंजॉयमेंट के लिए, तो इंजॉयमेंट के लिए हम स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, इसके अलावा फिशिंग लोग करते हैं वाटर बॉडीज में, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के लिए यानी हमारे लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारी चीज हुई है खत्म। इंशाल्लाह फिर किसी टाइम हम देखेंगे कि फ्लड कैसे आता है, सैलाब कैसे आता है, और अल्लाह ताला हमें सबको बचा के रखे उससे, कि फ्लड जो है उससे जो नुकसान फिर हमारे जो है वो किस किस्म के होते हैं, बेशुमार। और फिर जो है लोगों को कितना ज्यादा उससे सफर करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, आज अभी हम फिर ये करते हैं कि चूंकि लोग जो है वो सिर्फ कितने हैं जी, एक दो तीन चार ही हैं, तो हम कोई कर लेते हैं, क्विजेस कर लेते हैं जो कि हमने शुरू किए हुए। क्विजेस हमारे काफी से पेंडिंग जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास एक साउंड वाला भी था, और इसके अलावा एक वो फाइंड द डिफरेंस वाला भी था, ठीक है। पहले हम साउंड वाला देख लेते हैं, कि जिसमें हम एनिमल्स की साउंड सुनते थे और उसको हमने गेस करना होता था, ठीक है।
जो थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया उसमें हम फिर अब क्विज कर लेते हैं। चलो जी, हमारे पास है ऑलमोस्ट 8 मिनट है। चलें जी, शुरू करते हैं। थोड़ा सा जरा इसको ब्राइटनेस इसकी कर लो। 20 तक हमने किया था। इससे आगे अब हम देखते हैं, गौर से आपने सुनना है आवाज को, और फिर उसके बाद गेस करना है कि किसकी आवाज है ये। हाँ जी, कुछ समझ आई है आवाज? ये इसको दोबारा से मैं प्ले कर दूं, एक दफा दोबारा प्ले कर देती हूँ इसको। अब सुने गौर से, ये मैं दोबारा प्ले करने लगी हूँ। हाँ जी, हरम और किरण। स्नेक। स्नेक की। हाँ जी, बाकी लोग कोई तुक्का शुक्का ही लगा दें कि किस चीज की आवाज हो सकती है। गैस मार दिया करें ऐसे ही कि हाँ इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है। जी एमएल। ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर और स्नेक। हाँ जी, बाकी दो लोगों का कोई आइडिया नहीं है। चलें देखते हैं फिर किसकी है। हम्म। एनाकोंडा। नहीं नहीं, एनाकोंडा नहीं। रेटल स्नेक है ये। रेटल स्नेक। रेटल स्नेक क्या होता है कि ये जो इसकी दुम नजर आ रही है ना, ये इसकी दुम जो है वो रेटल की तरह। रेटल क्या होता है? बच्चों को खिलौना दिया जाता है कि जो जब बजता है ऐसे यूं उसको वो हिलाते हैं ना, तो वो छन छन करके बजता है। तो ये रेटल स्नेक जो है ना, इसकी दुम जो है ना, ये इस तरह बजती है जब ये अपनी दुम को हिलाता है छन छन करके। ठीक, तो ये आपके पास है रेटल स्नेक की आवाज। चलें जी, नेक्स्ट। ये तो लगा जैसे किसी बंदे ने आवाज दी हो, निकाल ली हो। जी एमएल। वुल्फ। वुल्फ। हादिया। वुल्फ। वुल्फ। वुल्फ की आवाज। मेरे ख्याल में ये वुल्फ की आवाज नहीं है, वुल्फ की जरा थोड़ी सी डिफरेंट तरह की आवाज होती है। चलें देखते हैं। ओ, वाकई ये वुल्फ ही है। सही है। अच्छा, वुल्फ से मिलती जुलती है ना, एक उसकी भी होती है, एक वो जो होती है ना वेल होती है जो ब्लैक और वाइट कलर की होती है ना, वो उसकी भी आवाज कुछ इस तरह की होती है, लंबी सी ना इस तरह की। तो मुझे उसकी जैसी लगी थी। चलें जी, आपका ठीक है आंसर। चलें जी, नेक्स्ट साउंड। ये तो लग रहा है कि काफी ढेर सारे से शोर मचा रहे हैं मिलके कोई। जी हरम। मुर्गे। मुर्गा। क्या? एक बंदा बोले? मुर्गा। मुर्गा। मुर्गा तो इस तरह नहीं मेरा ख्याल बोलता। हाँ जी, एमल, अस्मा, हादिया, आपके ख्याल में? दोबारा से सुने, दोबारा से सुने इसको। मुर्गा नहीं है ये, मुझे लग रहा। नो गैस। कोई गैस नहीं किसी का भी? चलें फिर देखते हैं। सीगल। सीगल। ये आपके पास एक परिंदा एक होता है खास किस्म का जो कि समुंदर के पास पाया जाता है ज्यादातर। सीगल इसको कहते हैं। उसकी आवाज है, और ये आमतौर पे ढेर सारे इकट्ठे होते हैं, इसीलिए वो आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे ढेर सारे बोल रहे हैं परिंदे या जानवर। एक और देख लेते हैं फिर उसके बाद हम। ये तो लग रहा था जैसे गन चल रही है। हम्म।
सुनिए, दोबारा से सुन लें। जैसे गन किसी ने चलाई हो। हाँ जी अमल। वुडपेकर। वुड पैकर, हाँ वुड पैकर हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे यूं करके ना ड्रिल करता है उसमें, वुड में। चलें देखते हैं। बिल्कुल सही, वुड पैकर ही है। अच्छा जी, आगे अब हम कर रहे हैं क्या, जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें हम करते हैं ये वाली, फाइंड द डिफरेंस। ये लास्ट टाइम हम ये वाली कर रहे थे, और ये मेरा ख्याल सारे हमने गेस कर लिए थे। एक डिजाइन था इसके ऊपर काउंटर पे, और एक बंदे का नीचे साया बन रहा है, एक में नहीं बन रहा, और लड़की के बाल जो है वो डिफरेंट है। आंसर देख लेते हैं हम इसका। ये तीन आंसर हमें गैस हमने कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं अब पिक्चर। चलें जी, देखें गौर से, और तीन डिफरेंसेस में आपने तलाश करने हैं। आपके पास जो है वो 2 मिनट्स हैं, नहीं बल्कि 2 मिनट से कम है। कोशिश करेंगे तीनों के तीनों तलाश करें पहले, और फिर उसके बाद हैंड रेज करें। ये नहीं कि बस एक मिल गया तो फटाफट हैंड रेज कर दें। दो तो बिल्कुल साथ साथ हैं, दो डिफरेंस तो बिल्कुल साथ साथ है ना, बहुत क्लोज है। एक और किधर है। ये हमेशा तीसरा वाला जो होता है ना, ये बहुत गड़बड़ करता है, मुश्किल से मिलता है। अच्छा चलें जी, हादिया को मिला है। हादिया एक बता दें कोई सा। जी हादिया। मैम, स्टार है उसके पीछे जो है, एक में ब्लू है एक में ग्रीन है। हम्म हम्म ये जो स्टार नीचे येलो कलर का पड़ा हुआ है, इसके पीछे वो आप कह लें जैसे बुश, घास सी है, तो घास का कलर जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। हाँ जी हरम। हरम और मैम जी, किरण। एक में जो फिश है वो येलो है, हम्म और एक और पिकनिक फिश का कलर है। एक, हाँ एक में कुछ पर्पल सा कलर है और एक में उसका येलो कलर है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। हाँ जी, डिफरेंस नंबर 3। तीसरा किसी को नहीं मिला, तीसरा तो बहुत आसान है। जी हाँ हादिया। नीचे जेली फिश की एक में स्माइल है एक में स्माइल नहीं है। जेलीफिश जो है वो, उसमें एक में उसका फेस है तो वो स्माइल कर रही है, और दूसरे वाले में स्माइल नहीं कर रही है, बिल्कुल सही। यानी हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है, और इधर से भी हम देखते हैं। हाँ जी, The answers are ये 2 और 3, ठीक है जी, ये आंसर्स थे हमारे। कल इंशाल्लाह हम करते हैं, कल इंशाल्लाह हम अपने टाइम पे क्लास करेंगे, और फिर कैनवा का हम जो है वो कल देख के कैनवा को फिनिश कर देंगे हम, ठीक है जी। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास, हमारी मुश्किल से 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।